सो लास्ट दिन कौन सा वाला क्वेश्चन किया था हमने? इलस्ट्रेशन 3 लास्ट किया था। 4 पता नहीं सुनो 8 है ना इलस्ट्रेशन 4। ये वाला इलस्ट्रेशन 4 क्योंकि यहाँ तक हुआ था, मशीन आवर मेथड तक हुआ। ठीक है, आज हम लोग इलस्ट्रेशन 5 से स्टार्ट करेंगे। देखो क्या बोल रहा है। अच्छा, ये भी एक अलग मेथड है। ठीक है, ये भी जो है ये एक अलग मेथड है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन यूनिट मेथड। ये देखो यहाँ पर जैसे लास्ट दिन वाला जो क्वेश्चन था इसमें सिमिलरिटीज देखो, वो था मशीन कितना टाइम चलेगा, उस बेसिस पे डिटेल्स था। और यहाँ पर दिया है देखो मशीन का प्रोडक्शन यूनिट कितना है। ठीक है, कि अगर मशीन खरीदा गया है कितने का, परचेज मशीन फॉर 20 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 इयर्स दिया है, रेसिडुअल वैल्यू 2 लाख दिया है, मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1.5 लाख यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब मशीन का लाइफ लेकिन दो तरीके से बताया। एक क्या बताया है, ईयर्स में। ठीक है, और दूसरा क्या बताया है, कितना वो प्रोडक्शन, मतलब बेसिकली 10 इयर्स में कितना प्रोडक्शन दे सकता है, 1.5 लाख यूनिट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, मतलब 10 इयर्स में। एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इज एज फॉलोज। तो बोल रहे हैं देखो पहले 3 साल, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इनका प्रोडक्शन कितना है 20,000 पर ईयर। फिर 4 5 6 7, ठीक है, इसके बाद 4 5 6 7, मतलब नेक्स्ट 4 इयर्स का 15,000 पर ईयर। और उसके बाद 8 9 10, 10,000 यूनिट्स पर ईयर करके है। हम लोग को क्या फाइंड आउट करने बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर। और देखो मेथड का नाम बता दिया है, प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड। ठीक है, मतलब हम लोग को ये लाइफ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेथड का नाम क्या है, यूनिट मेथड करना है। तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि जो मशीन है उसका लाइफ के अकॉर्डिंग उसका टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है। ठीक है, तो पूरा मशीन पे टोटल डिप्रिसिएशन कितना लग सकता है, मशीन ये तो 20 लाख का, ये तो पता है, लेकिन ये एस्टिमेटेड है। तो जो भी हो, एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू हम लोगों ने ये निकाला है, तो टोटल डिप्रिसिएशन कितना होगा, 18 लाख, 20 माइनस 2 18 यानी लाख 18 लाख। अब ये 18 लाख का जो डिप्रिसिएशन लगने पे कितना यूनिट प्रोडक्शन हमें मिल जाएगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो 18 लाख मतलब 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर लेंगे तो 18 लाख का मशीन डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो 1 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो मशीन कितना डिप्रिशिएट होगा, इतना। ठीक है, तो अगर हम लोग 20,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं पर ईयर पहले पहले 3 साल, तो पहले 3 साल का ही डिप्रिशिएशन एक ही जैसा होगा। तो कितना हो जाएगा, 18 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 20,000 करने से जितना आएगा वो पहले 3 साल का हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 साल के लिए हमें यहाँ पर इसके जगह कितना लगाना पड़ेगा, 15,000, जितना भी आएगा फिर नेक्स्ट हमें लगाना पड़ेगा कितना, 10,000। ठीक है, ऐसे करके, मतलब सेम जो हम लोग का आवर्स मेथड था, आवर्स की जगह ये यूनिट दिया है। ठीक है, मेथड का नाम हम लोग का क्या है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो अगर प्रोडक्शन यूनिट मेथड बोलते तो तुम लोग ये 10 इयर्स लेके कर नहीं सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसे तो देखो 10 इयर्स लेके भी क्वेश्चन होगा, क्यों नहीं होगा। 20 लाख माइनस अगर हम लोग कर देंगे 2 लाख और डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे तो पर ईयर का डिप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा, 180। ठीक है, और वैसे करके अगर क्वेश्चन करती है फिर इसका यूज क्या हो, कुछ नहीं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इस तरीके का कोई डेटा दिया हुआ, इसका मतलब हमें उस मेथड से करने के लिए बोला गया है, तो हमें प्रोडक्शन यूनिट मेथड से क्वेश्चन को करने के लिए बोला है, तो वही करना पड़ेगा। अब देखते हैं करने क्या बोला है। बोला है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर। हमें वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन डिटरमाइन करके देना है। ठीक है, चलो देखो वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा। तो वही ऐसे सिर्फ कैलकुलेट करके दिखा दो, अकाउंट अकाउंट कुछ नहीं बनाना, इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाना। देखो इलस्ट्रेशन 5, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। सबसे पहले निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, 20 लाख माइनस 2 लाख, ये आ रहा है ₹18। जब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिप्रिशिएशन, तो ईयर और अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन पर एनम।
अच्छा 1 2 3 पहले 3 साल का एक जैसा रहेगा, उसके बाद 4 से 7 एक जैसा रहेगा, फिर 8 से 10। अच्छा कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे अभी हम लोगों ने देखा, हमें फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं। 18 लाख का टोटल डिप्रिसिएशन बन जाएगा 1.5 लाख यूनिट प्रोडक्शन करने से। 1.5 लाख, ठीक है। तो अगर हम लोग का प्रोडक्शन हो रहा है 20,000 यूनिट, ठीक है, तो 1.5 लाख इंटू ये यहाँ पर हो जाएगा 20,000 यूनिट, तो कितना आएगा चेक करना पड़ेगा। जितना आएगा वही हम लोग का पर ईयर डिप्रिसिएशन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद 18 लाख, फिर से सेम वही 1.5 लाख इंटू 15, फिर से 18 लाख, 1.5 लाख इंटू 10, देखो कैलकुलेट करके, ये कैलकुलेट कर लो पहले। 18 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख मतलब 1,50,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12, तो 12 इंटू 20, 12 इंटू 15, 12 इंटू 10 हो जाएगा, है ना। तो 12 इंटू 20 कितना होगा? ये पर यूनिट का डिप्रिसिएशन हो गया, मतलब 1 यूनिट प्रोड्यूस होने से 12 रुपए का डिप्रिसिएशन। हाँ बोलो कितना हो गया? हाँ 2,40,000 रुपीज, 2,40,000 ये है पर एनम, ठीक है। पहले 3 साल के हर साल में ये डिप्रिसिएशन। गुड इवनिंग खुशी। गुड इवनिंग मैम। और ये वाला 1,80,000, ये वाला 12, 12 इंटू 15 कितना होगा? 1,80,000 पर एनम, मतलब नेक्स्ट 3 साल ऐसे हो जाएगा। आफ्टर दैट हो जाएगा हम लोग का 12 हो रहा था, 12 इंटू 10, 1,20,000, 1,20,000 पर एनम, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब एक कभी मेथड हमें पूछ सकता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं डिप्लेशन मेथड, ठीक है। मतलब ये सिर्फ जो है इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, बस इसका थियोरिटिकली याद रखो, ठीक है। कुछ भी हमें ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ठीक है। डिप्लेशन मतलब भी वही डेप्रिशिएशन का ही दूसरा नाम हो गया। अब डेप्रिशिएशन किस पे लगता है? फिक्स्ड एसेट पे लगता है। ये भी फिक्स्ड एसेट पे लगेगा, लेकिन ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज पे लगता है, ठीक है। जैसे अगर कोयले के खदान से हम लोग कोयला निकालते हैं तो वो क्या होता है? धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। जैसे मतलब तेल निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑयल वेल से जो तेल निकाला जाता है, तो फिर हम लोग का तेल क्या होता है? धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और वो कम होते जा रहा है, तो वो कम होने का जो प्रोसेस है वो भी तो डेप्रिशिएट हो रहा है, लेकिन उसके लिए लैंग्वेज क्या यूज होगा? डिप्लेशन यूज होगा, ठीक है। तो ये लिख लो, वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, गैस, कोल, मिनरल, टिम्बर, ठीक है। ये सबको जब हम लोग मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, निकाल रहे हैं, तो फिर ये देखो, जैसे मान लो यहाँ पर कोयला है, ठीक है। तो यहाँ से जो कोयला एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, जो निकल के आ रहा है, तो इसके वजह से इस जगह पे जो वैल्यू कम हो रहा है कोयला का, उसी वैल्यू कम होने को हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर डिप्रेशन बोलेंगे। बस थियोरिटिकली याद रखना है, इसका कोई हमारा मतलब ऐसे सम्स में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या होगा? इसका भी वैल्यू कम हो रहा है, जैसे डिप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट होता है वैसे इसका भी ट्रीटमेंट होगा, बट ये टर्म याद रखना। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं 6th नंबर पे। ये देखो, जैसे ये वाला हम लोग का वही डिप्लेशन का ही आ जाएगा। देखो क्या बोला है, मेसर सूर्या एंड कंपनी टेक्स लीज ऑफ ए क्वेरी ऑन 1/1/2017 फॉर 1 करोड़। एज पर टेक्निकल एस्टिमेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट। तो जो मतलब इंजीनियर होते हैं ना, वो देख के जगह बता सकते हैं कि इसमें कितना मिनरल्स है। तो बोल रहे हैं कि मिनरल्स लगभग इतने से लीज पे ये क्वेरी लिया गया है और इतना मिनरल्स है, इतना टन। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज, यहाँ देखो लैंग्वेज डेप्रिसिएशन यूज कर लिया, लेकिन है ये क्या? नेचुरल रिसोर्सेज ना, तो फिर इसका जो है डिप्लेशन होना चाहिए, बट डेप्रिसिएशन ही बोला है, तो वैसे कुछ चेंजेस देता नहीं है क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ, ये देखो बताया डिप्लेशन मेथड, मतलब
कौन सा मेथड होगा अभी हम लोगों ने, अब देखो मेथड कौन सा इस पे अप्लाई होगा वो भी देखते हैं। मेथड तो मैंने बताया नहीं, मैंने बस ये टर्म का मतलब बताया। एक्सट्रैक्शन पैटर्न इज गिवन बिलो, कैसे करके एक्सट्रैक्ट होता है। 2017 में 2000 टन करके मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, 18 में इतना, फिर 19 में इतना टन, ठीक है। सो द क्वेरी लीज अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ईच फ्रॉम 17 टू 19, 17 से लेके 19 तक का हमें अकाउंट दिखाना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग कौन सा मेथड दिखाएंगे, तो देखो ये वाला हम लोग का कौन से मेथड के साथ मैच हो रहा है बोल सकते हो। जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, मशीन आवर मेथड, और आज हम लोगों ने मशीन आवर, और एक हम लोगों ने क्या सीखा था, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, है ना। तो ये यूनिट जैसा ही तो हो रहा है ना, कि इतना इतना हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब बेसिकली हम लोग का मेथड कौन सा हो जाएगा, ये जो दो मेथड हम लोगों ने लगातार सीखा, ये आवर वाला और ये मेथड में तो कोई फर्क नहीं है, मतलब कैलकुलेशन के पैटर्न में तो कोई फर्क नहीं है। लास्ट दिन जो हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था और ये वाला अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, इसके दोनों पैटर्न सेम है, बस ये निकल रहा है हम लोग का जो है आवर बेसिस पे, ठीक है। आवर का डेटा था, और ये हम लोग का निकल रहा है यूनिट बेसिस पे। तो हमें कौन से मेथड पे लगाना है, ये दोनों में से ही एक ही मेथड है, ठीक है। मतलब दोनों मेथड तो सेम ही एक्टिव कर रहा है ना, कि टोटल डेप्रिसिएशन निकाल रहे फिर उसके हिसाब से उसको प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं, यहाँ भी वही करना है। पहले टोटल डेप्रिसिएशन निकालना है, फिर उसके हिसाब से ये 2000, 10,000 और 15,000 के हिसाब से कितना पर ईयर डेप्रिशिएट होगा वो हमें चेक करके देखना है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को अकाउंट भी बना के देना है, ठीक है। तो अकाउंट भी बनाएंगे, साथ ही साथ डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे। तो यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना होगा, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 98। क्यों, टोटल अमाउंट डेप्रिसिएशन कैसे निकलता है, टोटल अमाउंट डिप्रिसिएशन का मतलब कितना, मेरा जो भी एसेट का कॉस्ट है उसको जब हम उसको सेल करेंगे, अगर मुझे कोई प्राइस मार्केट में मिलता है वो लेस करने से जो मुझे, जैसे मेरा मोबाइल अगर हम बेचते हैं, अगर मुझे 1000 रुपए मिलता है, तो 20,000 का मोबाइल 1000 माइनस कर दो तो कितने का डिप्रिसिएशन हुआ, 19,000। ये क्यों माइनस होगा, ये तो हमें स्क्रैप बोला ही नहीं, ये तो बोला टोटल क्वांटिटी, उस जगह पे कितना मिनरल्स डिपोजिट है वो बोल रहा है 2 लाख। तो डिप्रिसिएशन कितना होगा, अगर मार्केट में मेरे मोबाइल का कुछ वैल्यू ही नहीं मिला तो फिर डिप्रिसिएशन कितना होगा, पूरा वैल्यू ही होगा। तो अगर मुझे दिया नहीं है स्क्रैप, तो स्क्रैप जीरो, मतलब मार्केट में वो सेलेबल नहीं है। तो देखो कंसेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा ना, तुम लोग कंफ्यूज हो जा रहे, 2 लाख क्यों माइनस होगा, क्योंकि 2 लाख तो स्क्रैप है ही नहीं, मेरा स्क्रैप ही तो माइनस हो सकता है, टोटल डिप्रिसिएशन कुछ और थोड़ी ना माइनस हो सकता है। ठीक है, तो फिर अब बोलो फर्स्ट ईयर मतलब 17 का डिप्रिसिएशन कितना आएगा, देखो मेरा 1 करोड़ का डिप्रिसिएशन होता है कितने टन के अगेंस्ट में, मतलब देखो यही तो मेरा डिप्रिसिएशन हो गया ना, मेरा स्क्रैप अगर जीरो है तो मेरा डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है, मेरा मोबाइल 20,000 का है, अगर मार्केट में मुझे 20,000 का जीरो वैल्यू मिलता है तो होल डिप्रिशिएटेड की नहीं, पूरा डिप्रिशिएटेड। तो वैसे ही लीज 1 करोड़ का लिया गया था, मतलब लीज में वो जगह लिया गया था जहां पर वो मिनरल्स मिल रहा था, ठीक है, वो तो एक पर्टिकुलर जगह पे मिलेगा ना, तो उस जगह को लीज पे लिया गया था। तो अगर 1 करोड़ का लीज लिया गया था, और देखो लीज कोई सेलेबल वैल्यू थोड़ी है, लीज पे मैंने कोई जमीन लिया जहां से मिनरल्स निकलेगा, अब उसको ले जाके थोड़ी ना किसी को बेच सकते, इसीलिए इसका कोई स्क्रैप नहीं है, वो थोड़ी ना बेचने वाला चीज है, ठीक है। मिनरल्स नॉर्मल मतलब ये क्या होता है, मिनरल्स निकाल लिया फिर उस जगह का जो है वैल्यू उस हिसाब से कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 करोड़, तो यहाँ पर टोटल डिप्रिशिएशन अगर मेरा 1 करोड़ है, 1 करोड़ का डिप्रिशिएशन होने पे मेरा कितना टन, टन की वजह से 1 करोड़ का डिप्रिशिएशन होगा, जब हम पूरा 2 लाख किलो 2 लाख टन का मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो मेरा डिप्रिशिएशन कितना आता है, 1 करोड़। फिर इतना करेंगे तो कितना आएगा, इतना करेंगे तो कितना आएगा, इतना करेंगे तो, सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें डिफिकल्टीज। स्क्रैप नहीं है बोल के तुम लोग सोच रहे हो, तो स्क्रैप नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजों का स्क्रैप नहीं होता है, ऐसी चीज को ले जाके कहाँ बेचेंगे, जमीन को उठा के कहाँ पर ले जाके बेचेंगे, मूवेबल थोड़ी ना है कि ले जाके बेच देंगे। अच्छा चलो, तो यहाँ पर हम लोग का इलास्ट्रेशन 6, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, अकाउंट बनाने बोला है तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं क्वेरी लिस्ट, अकाउंट बनेगा मेरा 3 साल का, 3 साल का मुझे अकाउंट बनाने बोला है, 17, 18, 19, 17। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो सबसे पहले
लीज लिया गया है 1117 को, मतलब लीज में जो एसेट लिया गया, एसेट क्या है, कोई एक पर्टिकुलर प्लेस जहां से मुझे मिनरल्स मिनरल्स मिलेगा ना, हाँ मिनरल्स जो डिपॉजिट है वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया टू बैंक। तो पहले लीज पे ये लिया गया 1 करोड़, ठीक है। फिर उसके बाद तो डिप्रिशिएशन कब चार्ज होगा, क्योंकि ईयर मेरा 17 19 ऐसे लिखा हुआ है, तो इनका ईयर फिर कैसे हो रहा होगा, जैन टू दिसंबर, ठीक है। तो सबसे पहले बार डिप्रिशिएशन चार्ज होगा 31 दिसंबर 2017। अब 1 जैन से 31 दिसंबर, ये पूरा कितने दिन का हो जाएगा, मतलब कितने टाइम पीरियड का होगा, 1 ईयर, ठीक है। तो कैसे डिप्रिशिएशन लगाएंगे, ये देखो यहाँ पर, ये इतने से जगह में ना हो जाएगा, 3 साल का ही बनाना है, इतने से जगह में हो जाएगा। हम यहाँ पर अच्छा डिप्रिशिएशन अकाउंट भी ना साथ ही साथ बनाने बोला है, तो ये पूरा पेज हम रख देते, मेरे हिसाब से 2 अकाउंट बनेगा। तो पीछे बनाएंगे वर्किंग, वर्किंग नोट पहले निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन, टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिशिएशन जो कि हम लोग का आता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप करके, इसका लॉजिकली इसको समझा दिया मैंने, ठीक है। और ऐसा मत सोचो कि कुछ भी हम लोग माइनस कर सकते हैं, स्क्रैप 0 है तो फुल्ली स्क्रैप है, इसका कोई रिकवरी नहीं होगा। लीज तो रेंट के तरह है ना, रेंट जैसे 1 साल का 3 साल का एग्रीमेंट होता है, लीज में काफी टाइम का एग्रीमेंट होता है, 99 ईयर्स का लीज होता है, ठीक है। तो लीज में 1 करोड़ का लीज का लिया गया है, तो अब इसका कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं हो सकता, ये वैसा एसेट थोड़ी ना है। लीज खत्म होने से ओनरशिप चला जाता है उसके बाद, वैसे लॉन्ग टर्म लीज का जो है ओनरशिप कभी कभी आ भी जाता है, उसका अलग अलग टर्म्स कंडीशन होता है। डेप्रिशिएशन फॉर 2017 देखो कितना हो जाएगा, देखो इतना अगर डेप्रिशिएशन होता है, इतना डेप्रिशिएशन तब होगा जब हम लोग 2 लाख टन 2 लाख टन का जो है मिनरल्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो पर टन पे कितना डेप्रिशिएशन होगा, देखो ये क्या है, ये तो मेरा टन है ना, देखो ये मेरा टन है, तो पर टन पे कितना हो जाएगा, 100 हो रहा है ना, 100 हो रहा है पर टन पे। तो फिर देखो पहले बार कितना टन निकाल रहे हैं, 2000 टन, मतलब इंटू 2000 टन, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू, ओ 50 हो रहा है, 50 इंटू 2000 कितना होगा, 1 लाख, ठीक है। तो ये हो गया 1 लाख पर एनम, ठीक है। समझ में आ गया कैसे हो रहा है डिप्रिशिएशन, क्यों लॉजिक कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, अच्छा पहले सारा निकाल लें, फिर उसके बाद वहां पर पुट कर देंगे, नहीं तो बार बार पेज इधर उधर करना पड़ेगा। 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 2 लाख टन इंटू, फिर नेक्स्ट 10,000 टन करके निकाला जाए, तो 10,000 मतलब ये 50 हो रहा था, तुम लोग बोले 50 इंटू, हाँ 5 लाख हो जाएगा। फिर डिप्रिशिएशन फॉर 2019 डिवाइडेड बाई 2000, नहीं 2 लाख टन 15,000, 7,50,000, ठीक है। 3 इयर्स का डिप्रिशिएशन मिल गया। अब हम लोग इसको अकाउंट में पुट कर देते हैं। तो ये मेथड और लास्ट अभी जो 2 मेथड किया, आज स्टार्टिंग में जो किया, लास्ट दिन जो किया था लास्ट क्वेश्चन, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, बस इसमें वो दोनों क्वेश्चन में स्क्रैप था, इसमें स्क्रैप नहीं है, इसमें टन के बेसिस पे है। थोड़े देर पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया वो यूनिट बेसिस पे था, और ये वाला जो था आवर्स बेसिस पे था। बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, उसका स्क्रैप हो नहीं सकता है, तुम लोग खुद ही सोच के देखो लीज का वैल्यू का क्या स्क्रैप होगा, ठीक है। इसीलिए उसका स्क्रैप नहीं दिया है। बाकी देखो ये सब में भी हो सकता है कि स्क्रैप नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों ने जो मतलब मशीन लिया था उसका हो सकता है मार्केट में इतने साल बाद 10 साल बाद कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होगा, तो वो भी तो हो सकता है। तब यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर 0 आ जाता, तब भी तब तुम लोग का यहाँ पर टोटल 20 लाख का क्या हो जाता, डिप्रिशिएशन आ गया, ठीक है। अगर मेरा एसेट मुझे कुछ भी रिकवरी नहीं देगा तो फुल्ली डिप्रिशिएट हो गया। तो यहाँ पर बाय डिप्रिशिएशन वर्किंग नोट नंबर 1 से लिख लेते हैं, कितना आया, पहले वाला 1 लाख आ गया। अब इसका बैलेंस निकालेंगे, तो 99 लाख हो जाएगा, क्योंकि इधर 1 करोड़ है,
फिर ब्रॉट डाउन होगा 1118 का टू बैलेंस बीडी। फिर डिप्रिशिएशन 18 का लगेगा, वही वर्किंग नोट एक ही बनाए उसी से हो जा रहा है। तो नेक्स्ट डिप्रिशिएशन बोल रहा है 5 लाख और उसके बाद वाला 7.5 लाख, 5 लाख बाई बैलेंस सीडी 99 99 94 और फिर ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1119 को टू बैलेंस बीडी 94 31 दिसंबर 19 बाई डिप्रिशिएशन गुड इवनिंग मानसी। गुड इवनिंग मैम। वर्किंग नोट नंबर 1 7.5 लाख के ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर फिर बचा हुआ वैल्यू निकालना है बाई बैलेंस सीडी 94 लाख 94 लाख हाँ 86 लाख 50,000 ये सब बैलेंस करके आया। तो बैलेंसिंग फिगर और बैलेंसिंग फिगर और डिप्रिशिएशन अकाउंट बनाने बोला तो बना लो। ये तो 3 लाइन का बनेगा और कुछ नहीं, 3 साल का डिप्रिशिएशन दिखेगा। डिप्रिशिएशन में पहले हम लोग लिखेंगे 31 दिसंबर 17 का डिप्रिशिएशन टू क्वेरी लीज पहला हो जाएगा 1 लाख, इधर क्लोज होगा बाई पीएल 1 लाख। फिर 31 दिसंबर 18 वही टू क्वेरी लीज 5 लाख। फिर क्लोज बाई पीएल फिर यहाँ पर वैसे ही 19 टू क्वेरी लीज 7.5 लाख 31 दिसंबर 19 बाई पीएल 750। अच्छा देखो इसमें अकाउंट बनाना कुछ भी टफ नहीं है, बस ये जो 3 क्वेश्चन था ये 3 क्वेश्चन में कैसे डिप्रिशिएशन निकालना है उस मेथड को समझना जरूरी है, ठीक है। बाकी इसमें अगर देखो तो इसका अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं है और वो दोनों का तो अकाउंट वैसे बनाने बोला भी नहीं था। हाँ लेकिन इस दोनों का अगर अकाउंट बनाने बोल देता तो फिर तुम लोग फर्स्ट ईयर कितना डिप्रिशिएशन चार्ज करते 2,40,000 फिर नेक्स्ट ईयर फिर 2,40,000 उसके बाद से चेंज होता, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है 2,40,000 के बाद ही 1,80,000 नहीं आ जाएगा क्योंकि 1 से लेके 3 तक 2,40,000 ही चल रहा है, ठीक है। तो अगर कभी इसका अकाउंट बनाने बोले तो वैसे कर। गुड इवनिंग सतन जी। गुड इवनिंग मैम। तो देखो अब हम लोग 7th नंबर वाला करते। देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि ए फर्म परचेज्ड ऑन 1 Jan 18 मैम सर्टेन एक बार मशीन। डेप्रिसिएशन अकाउंटটা শো করবেন লাস্ট সামের। ডিপ্রিসিয়েশন তো নিজেই বানাতে পারবো, ওটা আর কি দেখবে, এদিক ওদিক তো লেখা, এটা আমি না করালেও হয়, এটা তো বাচ্চাদের অ্যাকাউন্ট, আর কি দেখবে, এদিকে পিএল লিখবে এদিকে কোয়েরি লিস্ট। আমার দেখারই দরকার নেই, তোমাদের তোমাদের নিজে নিজেই তো করা উচিত। এটা আমি কি দেখাবো। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে আছে। A firm purchased on 1 Jan 2018 certain machinery for 5,82,000 and spent 18,000 on its erection, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने जो मशीन खरीदा उसका
टोटल कॉस्ट कितना हुआ, मतलब टोटल कॉस्ट पर, ये कौन सा प्राइस है, ये है परचेज प्राइस, ये है पुट टू यूज के पहले किया गया खर्चा, मतलब ये प्लस ये दोनों मिला के जितना होगा उतना इसका प्राइस होना चाहिए। कितना हो रहा है, 6 लाख, 6 lakh, ठीक है। On July 1, 2018, another machine for 2 lakh was acquired। अच्छा, फिर जुलाई में दूसरा एक मशीन लिया गया जिसका कॉस्ट था 2 lakh। On 1st July 19, the machine purchased on 1st Jan 18 having become obsolete and was auctioned for 386, and on the same date fresh machine was purchased at a cost of 4 lakh। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम बोलते हैं कि टाइमलाइन बनाने से समझ में आएगा किसके बाद कौन परचेज हुआ और कौन सा मशीन बिक गया। बेसिकली प्रिपेयर करना है हम लोग को मशीनरी अकाउंट, और इनका डिप्रिसिएशन कब चार्ज होता है, हर साल 31 दिसंबर को, मतलब इनका ईयर जो चलता है वो जन टू दिसंबर चलता है। और डिप्रिसिएशन बोला है 10% लगाना है, कौन से मेथड से लगाना है, WDV मेथड से लगाना है। अब यहाँ से यहाँ तक जो भी बोला था इसको हम लोग एक एक करके टाइमलाइन में लिख लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा सेल और कौन सा परचेज हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो देखो इलास्ट्रेशन 7, तो यहाँ पर तो सबसे पहले देखो 1 जन का डेट आ रहा है, 1 जन 18, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 जन 18। इस दिन देखो जो मशीन परचेज हुआ है उसका परचेज प्राइस पीपी लिख देते हैं, ठीक है। पीपी यानी परचेज प्राइस शॉर्टकट में लिख दिया 5,82,000 है, 5,82,000 है प्लस इरेक्शन, अच्छा इरेक्शन है 18,000, इरेक्शन 18, तो 6 लाख का मशीन परचेज हो, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है, ऑन 1 जुलाई 18, ठीक है। तो अब ये ईयर एंड कब होगा, ये ईयर एंड कब होगा, 1 जन 18 एंड कब होगा, 31 दिसंबर 18, ठीक है। तो इसके बीच में ही और एक मशीन परचेज हुआ, देखो 1 जुलाई 18, मतलब हमें कहाँ लिखना है 1 जुलाई 18, इसके बीच में आ जाएगा तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 जुलाई 18। इस दिन क्या हुआ था, बोल रहा है कि इस दिन दूसरा एक मशीन खरीदा गया था जिसका प्राइस था 2 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज प्राइस, ये कितना हो जाएगा 2 लाख, ठीक है। अच्छा, अब आगे पढ़ते, देखो यहां से लेके यहां तक हमें समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोला था, मतलब एक ही साल में 2 मशीन खरीदा गया। ऑन 1 जुलाई 19 बोल रहा है, अब बोल रहा है 1 जुलाई 19, तो 18 तक मैंने यहाँ पर ईयर बनाया था, तो ये देखो 18 का ईयर यहाँ से यहाँ चलेगा। अब 19 का कहां से कहां तक चलेगा, हाँ यहाँ से लेके एंड तक, इसका एंड कब आएगा 31 दिसंबर 19, ये 2 साल बना लिया। अब इसमें मुझे आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगा कि 19 का डेटा क्या बोल रहा है। तो देखो 19 में क्या बोला है, यहाँ पर 1 जुलाई 19, तो कहाँ लिखे, यहाँ लिखे, हाँ यहाँ पर 1 जुलाई 19 को क्या हुआ है, बोल रहा है मशीन, द मशीन परचेज्ड ऑन 1 जन 18, 1 जुलाई 19 को क्या हुआ है, वो वाला मशीन जो परचेज हुआ था 1 जन 18 को, मतलब कौन सा, ये वाला है ना, ये खरीदा गया था 1 जन 18 को। ये मशीन का इस दिन पे कुछ हुआ है, क्या हुआ है बोल रहा है, हाँ बिकम ऑब्सोलेट, मतलब बेकार हो गया, ऑक्शन में इसे बेच दिया गया, कितने से 3,86,000, मतलब ये मशीन इस डेट को हुआ है सेल, कितने से हुआ है 3,86,000 से, ठीक है 3,86,000 से। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, एंड ऑन द सेम डेट, यानी कि इसी डेट पे, ठीक है इसी डेट पे सेम डेट फ्रेश मशीन फिर से परचेज हुआ है जिसका कॉस्ट है 4 लाख, मतलब इसी डेट पे एक नया मशीन परचेज हुआ जिसका कॉस्ट है 4 लाख। बस बन गया। अब देखो, अब पढ़ने का क्वेश्चन हमें जरूरत भी नहीं है। डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा 10% पर एनम WDV मेथड से लगेगा, ठीक है। तो अब यहां से ही हम लोग पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं, हम लोग को और अलग से इसका कुछ भी बार बार क्वेश्चन को रीड करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो कैसे होगा, यहाँ पर एक वर्किंग बनवा दे या डायरेक्ट करे, यहाँ डायरेक्ट नहीं वर्किंग ही बनवा देते, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो फिर एग्जाम में
एक ही जगह पे खिचड़ी हो जाएगा। चलो यहाँ पर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पूरे टाइमलाइन को अब अपना जो है अकाउंटिंग फॉर्म में तो नहीं, पहले जो है कैलकुलेटिव फॉर्म में लिखते हैं। 1118 में क्या हो गया है, परचेज हो गया है। ठीक है, कितने का मशीन, यहाँ पर हम क्योंकि नॉर्मल वर्किंग नोट कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली 6 लाख ही लिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये मशीन जो परचेज हुआ, ये मशीन जो परचेज हुआ, इस पे डेप्रिसिएशन कितने दिन का लगेगा? डेप्रिसिएशन हमेशा अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से लगता है, इस पे डेप्रिसिएशन कितने दिन का लगेगा? फुल ईयर का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लगेगा, तो इस पे पूरा 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना है हम लोग को। तो यहाँ पर हो जाएगा 31 दिसंबर 18 डेप्रिसिएशन फुल ईयर, यानी 12 मंथ्स हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते ताकि जब भी तुम लोग क्वेश्चन देखो समझ जाओगे। तो 10% करके कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। ठीक है, 60,000, हाँ 60,000 हो जाएगा। ये देखो 6 लाख इंटू 10% इंटू 12/12। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 60,000। तो इसका वैल्यू कितना बच रहा है? 5,40,000। और ये वैल्यू कब का बच रहा है? 1190। ठीक है, 1190। लेकिन ये तो मैंने डायरेक्ट यहाँ का कहानी बता दिया, लेकिन इसके बीच में तो एक मशीन और भी खरीदा गया था। ठीक है, तो वो मशीन कब खरीदा गया था? 1 जुलाई 18 को। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 जुलाई 18। इसके बाद ये हम मशीन 1 नाम दे देते हैं, इसको हम मशीन 2 नाम दे देते हैं। 1 जुलाई 18 को जो मशीन खरीदा गया उसका प्राइस था, परचेज प्राइस या कॉस्ट जो भी लिख सकते हो, कॉस्ट भी लिखा जाता है, कॉस्ट लिख सकते हो 2 लाख। ठीक है, अच्छा अब इस पे डेप्रिसिएशन पहली बार मतलब पहले अकाउंटिंग ईयर के लिए, ये जो सर्कल, ये जो आधा सर्कल है, इसके लिए कितने दिन का लगेगा? यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ कितना टाइम होता है? 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का लगेगा, जुलाई से लेकर दिसंबर 6 मंथ्स होता है, तो 6 मंथ्स का लगेगा 31 दिसंबर 18। डेप्रिसिएशन हम लोग का यहाँ पर लग रहा है 6 मंथ्स का, तो 6 मंथ्स का लगने से कितना हो जाएगा? हाँ देखो 1 लाख होगा, नहीं 10,000 होगा। अच्छा 10,000 होगा। देखो ऐसे करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। 10% पूरे साल का है, तो आधे साल का कितना हो जाएगा? 5%। तो 5% 2 लाख पे लगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे नॉर्मल कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसको कैसे कैलकुलेट किया होगा तुम लोगों ने? ऐसे किया होगा 2 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। लेकिन थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट करने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि 10% पूरे साल का है तो 5% मेरा आधे साल का है, तो 2 लाख पे 5% 10,000 हो जाएगा। अब इसका बचा हुआ वैल्यू कितना हुआ? 1,90,000। ये कब का वैल्यू हो गया? 1119 का WDV वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, इसको WDV वैल्यू बोलेंगे। तो ये देखो पहले साल का हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन इस बीच में 1719 में कुछ हुआ है। क्या हुआ है? 1719 में ये वाला मशीन सेल हो गया है। तो ये वाला मशीन देखो, जब ईयर स्टार्ट हुआ तो मेरे पास मशीन 1 भी था, मशीन 2 भी था, जो दो नाम से मैंने मशीन को डिनोट किया। ठीक है, लेकिन मशीन 1 का जो साथ था वो यहाँ तक ही था, और मशीन 2 पूरे साल भर ही हमारे साथ था। तो मशीन 1 पे कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगाएंगे? सेल होने के पहले तक का, मतलब दिसंबर के बाद से जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, हाँ 6 मंथ्स का। और इसमें कितने दिन का लगेगा? 12 मंथ्स का लगेगा। और ये जो नया मशीन परचेस हुआ, ये हमारे पास इस साल कितने टाइम था? 6 मंथ्स। अगर इधर का 6 मंथ्स है तो ये भी मेरा काउंट करके देख लो, ये भी 6 मंथ्स हो जाएगा। मतलब ये ऐसे होगा, लेकिन बाकी इसका सेल हो रहा है तो इसका कैलकुलेशन कुछ और भी होगा, उसके साथ प्रॉफिट लॉस भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 जुलाई का करेंगे, क्योंकि देखो जैसे तुम लोग जर्नल एंट्री करते हो, दिसंबर के बाद जुलाई आएगा, तो जुलाई में सबसे पहले क्या हुआ? पुराना वाला मशीन बिका। ठीक है, तो बिकने के पहले वो हमारे पास 6 मंथ्स था, तो उस पर हम लोग 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 1 जुलाई 18 तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, जो कि मेरा हो जाएगा 6 मंथ्स का। WDV मेथड बोला, यानी कितने पे लगेगा? 5,40,000 पे। इंटू कितना लगेगा? 10% इंटू 6/12। चाहो तो 5% लगाने से भी सेम आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है देखो? 27,000। अच्छा फिर कितना बैलेंस बचेगा? 5,13,000 का। मतलब जब सेल करने गए तो हमारे हिसाब से इस मशीन का वैल्यू बनता है 5,13,000। मार्केट में कितना मिला? 3,86,000। तो बेच के क्या हुआ? लॉस। तो यहाँ पर लिखेंगे सेल कितने से हुआ? 3,86,000 से हुआ। तो फिर मेरा बेच के हो गया है लॉस। कितना लॉस हुआ है? डिफरेंस देखो,
1,27,000, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर क्लोज कर दिया, मतलब ये मशीन हमारे पास से चला जाएगा, इसके बाद ये मशीन और हमारे पास नहीं रहेगा। अब 1 जुलाई के बाद से हमारे पास दो मशीन आ जाएगा, मशीन 2 और मशीन 3, ठीक है। अब 2 को कंप्लीट करते हैं, 2 का तो डिप्रिसिएशन लगेगा 31 दिसंबर पूरा कितना 19 तक, ठीक है। इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा कितने, पूरे 12 मंथ्स का लगेगा। 1,90,000 पे 12 मंथ्स का, तो 1,90,000 पे 10% करके 12/12 कितना हो जाएगा 19,000। तो यहाँ से 19,000 लेस करेंगे तो पता चलेगा वैल्यू कितना बनता है 1,71,000। ये हो गया 1120 का WDV, ठीक है। अच्छा, अब और एक एंट्री भी तो करना है, मशीन 3 भी आया हमारे पास, ठीक है, सेम डेट पे, डेट कौन सा था 1 जुलाई 19, तो कॉस्ट कितना था ये देखो 4 लाख, ठीक है, कॉस्ट कितना था 4 लाख, और इस पे डिप्रिशिएशन कितना लगेगा 31 दिसंबर 19 तक डिप्रिशिएशन 6 मंथ्स का लगेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो 4 लाख के ऊपर वही 5% कर दो, 5% करने से भी तुम लोग को पता चल जाएगा, या फिर पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, तो आंसर आता है 3,80,000, ठीक है। ये कैसे निकला, इसका यहाँ पर जगह नहीं है, ये नीचे लिख के दिखा देते हैं, ये देखो 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 हो गया। अब क्या करना है, अब अकाउंट में बस पुट कर देना है, ठीक है, ये बन गया। अब मशीन अकाउंट बनाने बोला है, तो मशीन अकाउंट में इसको हम लोग पुट कर देते हैं, ये तुम लोग खुद भी कर सकते हो, ठीक है, करो पुट करो, खुद ही कोशिश करो। मशीनरी अकाउंट 1118 पहला परचेज, देखो यहाँ से ही हम लोग कर सकते हैं 1118 6 लाख, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखना है हम लोग को, उसको दो पार्ट में ही दिखाना पड़ेगा। टू बैंक या कैश बुल के पहले परचेज प्राइस, फिर इरेक्शन चार्जेस 5,83,000 टू बैंक इरेक्शन, बैंक या कैश लिख सकते हो, ठीक है 82 और 18,000 ठीक है। अच्छा, अब डिप्रिशिएशन लगेगा 31 दिसंबर 18 बाई डिप्रिशिएशन। अच्छा, हाँ, पहले अब देखो तुम लोग कैसे लिख सकते हो, तुम लोग मशीन 1 मशीन 2 करके भी लिख सकते हो, या फिर ये वर्किंग नोट से देख सकते हो दोनों, मतलब 31 दिसंबर 18 का कितना डिप्रिशिएशन होगा 60 प्लस 10, ये देखो, हाँ 70, ये देखो यहाँ देखने से पता चलेगा 60,000 प्लस 10,000, तो दोनों को मिला के लिख सकते हो, डेट देखने से ही तो पता चलेगा। अगर हम लोगों ने वर्किंग नोट सही सही बनाया है तो वहां से लिख सकते हैं आराम से, तो यहाँ पर लिख सकते हो वर्किंग नोट 1 से हमें पता चल रहा है कि डिप्रिशिएशन हम लोग का पहले साल में हो रहा है टोटल 70,000। अब जितने भी सारे मशीन का हो, और मशीन अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं, अदरवाइज फिर मशीन अलग अलग लिखोगे तो बैलेंस भी अलग लिखोगे, फिर से उसे ब्रॉट डाउन तो वो थोड़ा अकाउंट बढ़ सकता है, ठीक है, मतलब उसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा बाई बैलेंस CD, अब दोनों मशीन का बैलेंस कितना होगा वो भी ना यहाँ से कैलकुलेट करो, ये देखो, हाँ वो अच्छा, हाँ वो वाला तो लिखा नहीं, हाँ उसका ये लिखो, इसका परचेस भी लिखो, यहाँ पर और एक परचेस था, तो 1 जुलाई 18 का और एक परचेस था, तभी तो दोनों का डिप्रिशिएशन लिखा ना। टू बैंक परचेस 2 लाख। अच्छा, अब ये दोनों का डिप्रिशिएशन हो गया 70,000, और दोनों का वैल्यू कितना बच रहा है यहां से भी कर सकते हो, ये देखो 5,40,000 और ये 1,90,000, है ना, दोनों का टोटल करके लिख सकते हो, या फिर बैलेंस भी कर सकते हो, वहां अकाउंट में एक ही बात है, 5,40,000 प्लस 1,90,000 कितना हो जाएगा 7 लाख। वर्किंग नोट नंबर 1 से मिल गया, ऐसे लिख लो 5,40,000 प्लस 1,90,000 करके आया है, और ये वाला हम लोग का आया है 60 प्लस 10 करके, अपने समझने के लिए लिख लो, बाद में देखने से समझ में आ जाएगा 60 प्लस 10। अब दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा, इसका कोई बैलेंस वैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने तो बैलेंस लिख ही लिया ना, तो अब टोटल करोगे तो क्या होगा मैच हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो इस प्रोसेस में कर रहे हैं ना, वर्किंग नोट से देख के पूरा लिख रहे हैं, तो फिर मेरा बैलेंस कहाँ से आएगा, बैलेंस को तो मैंने देख के ही लिख लिया, तो दोनों साइड मैच हो जाना चाहिए। अब ब्रॉट डाउन करेंगे 1,1,0
19 1119 में, हाँ, 2 बैलेंस बीटी 7,30,000, ठीक है। ये कितना सारा मशीन है? 2 मशीन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब डेप्रिसिएशन कब का लगना चाहिए? 31 दिसंबर 19 का, और उसके पहले एक डेप्रिसिएशन कब लगेगा? 1 जुलाई 19 को लगेगा, है ना। तो अब देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। हाँ, 3 डेप्रिसिएशन लगेगा। सबसे पहले कौन से टाइम पे लगेगा? 1 जुलाई 19 को, ठीक है। तो उसका डिप्रिसिएशन पहले लिखेंगे, लिखो। उसका डिप्रिसिएशन कितना हुआ, वो यहाँ पर ऐसे हाइफन देके लिख लो। जो नहीं, फिर मशीन सोल्ड का अलग से लिखेंगे ना, वो समझ में आएगा। जो अकाउंट देखेगा उसको समझ में आएगा कि ये मतलब प्रैक्टिकली भी ये जरूरी है, क्योंकि ये बिक किया तो फिर उसका पता चलेगा ना कितना हुआ। तो देखो, जो मशीन सेल हो रहा है उसका डिप्रिसिएशन कितना है? 27,000। तो यहाँ से देख देख के लिख लेते 27,000, क्योंकि इसी डेट पे मिला के इसीलिए नहीं लिख सकते, क्योंकि ये डिप्रिसिएशन का डेट अलग है और उस डिप्रिसिएशन का डेट अलग है। वो 31 दिसंबर है, ये 1 जुलाई है, इसीलिए मुझे अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। और इसी डेट को सेल हुआ, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा? बैंक का एंट्री करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? बाय बैंक, मतलब जब सेल हो जाता है तो बैंक टू मशीन होता है ना, तो बैंक सेल प्रोसीड्स, जो सेल करके मिला। सेल करके कितना मिला है? देखो, सेल करके मिला है 3,86,000। और सेल करके अगर मेरा लॉस हुआ है तो वो भी मुझे दिखाना पड़ेगा। लॉस को कैसे लिखते हैं? बाई पीएल, ठीक है। बाई पीएल बोल के लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। अच्छा, लॉस ऑन सेल हम लोग का है 1,27,000। अच्छा, तो यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन दिखा दिया। अच्छा, अब इसके बाद इसी डेट पे एक मशीन और परचेज हुआ, तो वो भी लिख लेते 1719 को टू बैंक परचेज, ठीक है। ये मशीन 3 बन गया। कितने का मशीन था? 4 लाख का था, ठीक है, 4 लाख का मशीन था। अच्छा, अब 31 दिसंबर 2019 को जब हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमारा कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो, यहाँ देखो 31 दिसंबर 19, एक 19,000 और एक कितना 20,000, दोनों को मिला के लिख दो 19 प्लस 20। हाँ, 19 प्लस 20, 39,000। और जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस कितना बचेगा वो भी यहां से देख के लिखो, 171 और 3,80,000, दोनों का टोटल लगा 171 और 3,80,000, 551, 5,51, 171 और 3,80,000, 5,51,000। या तुम लोग वर्किंग नोट लिख देना, ठीक है। मैंने ये वाला इसीलिए लिखा ताकि तुम लोग को पता चले कि कैसे करके क्या है। बाकी तुम लोग को यहाँ पर वर्किंग नोट लिखना चाहिए कि इस वर्किंग नोट से मैंने ये डेटा लिया है। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा? 7 और 4 11 हो जाएगा, 11,30,000। और ये सब का टोटल करने से जितना आएगा, मतलब 11,30,000 आना चाहिए। अगर आ गया तो फिर ठीक है, 11,30,000 है। देखो 127 प्लस 27, 386, 11,30,000, ठीक है। बस इसमें तो और कुछ करना नहीं है, हो गया। अब देखो, ऐसे भी कर सकते हो या फिर तुम लोग चाहो तो फिर इसका अलग अलग भी लिख सकते हो। मतलब हम ये बोल रहे हैं, जैसे ये डिप्रिसिएशन लिखा ना यहाँ पर पहले वाले ईयर में, ऐसे भी बहुत से लोग लिखते हैं, इसीलिए हम बता दे रहे। देखो, मशीन 1 लिख दिया, फिर पहले मशीन का दिखा है कितना 60,000, फिर बाय डिप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। फिर मशीन 2 लिखोगे, फिर कितना दिखाओगे 10,000, ये जो 70 दिखाया। और फिर यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी, एक हो जाएगा 5,40,000, ठीक है। मतलब ये जो 6 लाख, उसमें 60,000 का डिप्रिसिएशन, तो बचा कितना 5,40,000। और फिर से दूसरे वाले मशीन का यहाँ फिर लिखना पड़ेगा M1 और M2, तो ये वाला हो जाएगा 1,90,000। ये जो दिख रहा है मैंने देख देख के लिख दिया। तो इसमें ऐसे भी किया जा सकता है, अगर कोई ऐसे करने का आदत है तो भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट जो है इसका साइज बड़ा हो जाएगा। वैसे भी किया जा सकता है, अगर ऐसे किए हो कोई भी तो भी ठीक है, एक ही बात।
ब्रॉड डाउन भी फिर दो दो होगा, यहाँ पर 2 ब्रॉड डाउन, फिर यहाँ पर 3 क्लोजिंग, ऐसे। अच्छा, नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 8। अच्छा, इसमें क्या बोला है, ऑन 1 अप्रैल 2018 शुभ्रा लिमिटेड परचेज मशीन फॉर 12 lakh on 1 October 2020. A part of the machine purchased on April 1 2018 for 80,000 was sold for 45,000 and new machine at a cost of 1,58,000 was purchased and installed on the same date. The company has adopted the method of providing 10% depreciation on written down value ऑफ मेथड ऑफ मशीनरी, मेथड ऑफ द मशीन, और यहाँ पर हमें प्रिपेयर करने बोला है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें प्रिपेयर करने बोला है कि नेसेसरी लेजर बनाओ, बोला है एज्यूमिंग दैट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तो मैंने अभी प्रोविजन तो सिखाया नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन ए करेंगे, उसके बाद प्रोविजन सीखेंगे, फिर ऑप्शन बी कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करने का मतलब है अभी तक जैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उस तरीके से चीजों को सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने कोई प्रोविजन अकाउंट नहीं लिया था, अभी प्रोविजन का एंट्री बताने से समझ में आएगा कि प्रोविजन अकाउंट आने से कैसे काम होगा। तो बिना प्रोविजन के भी इस क्वेश्चन को करना है, तो पहले बिना प्रोविजन के करो जो हमें पता है। ठीक है, तो पहले इसका भी टाइमलाइन बनाएंगे क्योंकि इसमें भी बहुत सारा चीज बोला है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, 1 अप्रैल 2018 को परचेज हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख ले 1 अप्रैल 18 को परचेज हुआ है जो मशीन, उसका कॉस्ट था 12 लाख। लेकिन ये एक मशीन नहीं है, कैसे पता चला पता है, यहाँ पर बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर 20। ठीक है, 1 अक्टूबर 20। अच्छा, ये 18 था, सबसे पहला बात है इनका ईयर कैसे चलता है वो चेक करें। हाँ, अप्रैल टू मार्च। ठीक है, तो ये वाला ईयर कब खत्म हो, 31 मार्च को, 31 मार्च 19। फिर नेक्स्ट ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 20। देखते हैं कितने टाइम का हमें चाहिए, 21 तक चाहिए। देखो 19 से लेके 21, मतलब नेक्स्ट हमारा कहां पर होगा, 21। ठीक है, 2021। अच्छा, अब देखते हैं, देखो फिर से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या बोला है, बोल रहा है कि ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 कुछ तो हुआ है, लेकिन कहाँ उस डेट को लगाए, 1 अक्टूबर 20 मतलब कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा, सेकेंड वाले में। चलो लगा के देखो। 1 अक्टूबर है, ये तो मार्च तक है, कैसे लगेगा, मार्च के बाद तो अक्टूबर आएगा, तो कौन सा वाले में लगेगा, इसमें है ना। अच्छा, तो 1 अक्टूबर, अक्टूबर कहाँ लिख रहा है वो समझ में आ गया। ये लिखने से फायदा यही है कि तुम लोग को ये पता चलेगा कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। 1 अक्टूबर कौन सा है, 20। देखो क्वेश्चन में बोला है 1 अक्टूबर 20 ए पार्ट ऑफ द मशीन परचेस्ड ऑन। अच्छा, बोल रहा है कि एक पार्ट, मशीन का एक पार्ट, कौन सा मशीन, जो 1 अप्रैल 2018 को 80,000 से परचेज हुआ था, मतलब 12 लाख एक मशीन नहीं है, एटलीस्ट 2 मशीन तो होगा ही होगा। एक मशीन कितने का है, 80,000, तो बाकी मशीन कितने का हो जाएगा, 12 लाख माइनस 80,000 करने से जितना आएगा उतने का होगा। अच्छा, अब ये मशीन जो 80,000 वाला है, बोल रहा है कि वो सेल कर दिया गया है, कितने से, 45,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे एरो लगाएंगे। ठीक है, इस डेट में हम लोग का सेल हो गया है। ठीक है, सेल हो गया है मशीन कितने पे, 45,000 पे, लेकिन कौन सा मशीन, क्या ये 12 लाख पूरा नहीं, इसका एक पार्ट। ठीक है, इसका एक पार्ट जो कि कितने का था, 80,000। ठीक है, मतलब इस एरो को ऐसे लगाना। ठीक है, इस एरो को मैंने थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, ये 12 लाख का पार्ट 80,000 जो कि 45,000 में इस डेट को सेल हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये न्यू मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ 1,50,000 वाज परचेस्ड। अच्छा, उसी दिन, एंड ए न्यू मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ 1,58,000 परचेस, मतलब इसी डेट में परचेस भी हुआ। ठीक है, ये तो हुआ ही है, परचेस भी हुआ है 1,58,000 से। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट। ठीक है, वो तो हम लोगों ने कर ही लिया बस, और कंपनी का मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन है 10% WDV। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10% WDV मेथड से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। अच्छा, तो पहले यहाँ पर देख लो कितना सारा ईयर का डिप्रिसिएशन होगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ से। ठीक है,
अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए ना, ये 12 लाख के मशीन को हम लोग स्टार्टिंग में ही दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें 80,000 को आगे जाके बेच देना है। तो जब मेरा प्रोडक्ट ही दो है तो क्यों ना हम उसे दो प्राइस को अलग अलग कर ले, क्योंकि मुझे तो पता है एक 12 लाख का, 12 लाख में 80,000 का है, तो बाकी दूसरा मशीन को हम लोग 12 लाख माइनस 80,000 करके कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो हम लोग के पास 1418 में हम लोग बोलेंगे हमारे पास दो मशीन आया था, एक 80,000 वाला और दूसरा 12 लाख माइनस 80,000 वाला। तो यहाँ पर लिखो 1418। ठीक है, यहाँ पर एक मशीन का कॉस्ट लिखेंगे कितना, 80,000, और सेम तरीके से 1418 में जस्ट उसके बगल में ही मैंने लिख दिया कितना हो जाएगा, 11,20,000। ये कैसे आया, ये देखो एक पार्ट अगर 80,000 है तो बाकी पार्ट हो जाएगा 12 लाख माइनस 80,000, करने से 11,20,000। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर मशीन परचेज कर लिया। अब जा रहा है ईयर, जा रहा है ईयर, जा रहा है, बीच में कुछ भी नहीं हुआ, आ गया 31 मार्च, क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। ईयर एंड हो गया, अब हम मुझे यहाँ पर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, डेप्रिसिएशन। तो बोलो ये दोनों मशीन पे डेप्रिसिएशन कितने दिन का लगेगा, 12 मंथ्स का, फुल ईयर का लगेगा। तो लगाओ फुल ईयर का डेप्रिसिएशन। तो डेट कौन सा होगा, 31 मार्च 19। डेप्रिसिएशन कितने दिन का लगेगा, 12 मंथ्स का लगेगा दोनों ही केसेस में। तो पूरा 10% लगेगा। 80,000 का 10% कितना होता है, 8,000, और इस पे लगेगा 31 में, हाँ 1,12,000। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे कि बचा हुआ वैल्यू कितना। तो 80 माइनस 8 72, और ये कितना हो जाएगा, 10,08,000। ठीक है, तो हम लोग देखो यहां तक पहुंच गए हैं। ठीक है, यहां तक, यहां से यहां हम लोग का कंप्लीट हो गया। फिर ईयर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ईयर एंड आ गया, क्या होगा, सीधा डिप्रिसिएशन। वही दोनों मशीन पे कितने टाइम का लगेगा, फुल ईयर का। ठीक है, फुल ईयर का लगेगा। तो फिर यहाँ पर 31 मार्च, ये कौन सा आ जाएगा, 12 मंथ्स का लगेगा दोनों में ही। ठीक है, लेकिन हमें WDV बोला है तो 72,000 पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, उस बात का ध्यान रखना है। और इधर 1 लाख क्या है, 8,000 ना कितना उस पे लगेगा। ये तो 7200 होगा, और ये 1,008,000। ये माइनस करने से कितना आएगा, 90 लाख, 9 लाख, 9 लाख, हाँ 9,07,200। ठीक है, और ये हो रहा है 64,800। ठीक है, अच्छा तो देखो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, ये क्रॉस कर लिया, ये भी क्रॉस कर लिया। अब नया साल आ गया। ठीक है, नया साल आया तो फिर यहाँ जा रहे थे, यहाँ कुछ एक हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यहाँ क्या हुआ है देखते हैं। यहाँ पर ना सेल परचेज दोनों चीज हुआ है 1 अक्टूबर 20 में। ठीक है, तो 1 अक्टूबर 20 का यहाँ पर हम लोग लगाए, यहाँ पर 1 अक्टूबर 20 में परचेज हुआ है, सेल भी हुआ है। ठीक है, तो सेल कौन सा हुआ है, 80,000 वाला मशीन बोल रहा है सेल हो गया। तो ये 80,000 वाला मशीन हम लोगों के पास सेल होने के पहले कितने दिन था, उतने दिन का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ से यहाँ तक, ये मार्च खत्म हो गया था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि ये 1 अक्टूबर है ना। तो जो मशीन सेल हुआ वो यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ कितना मंथ हो रहा है, 6 मंथ्स। काउंट करके देखो, मार्च का खत्म हो गया था, मार्च तक तो डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया था, इसके बाद से ना चार्ज होगा। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि अक्टूबर का तो 1 तारीख को बिक गया तो अक्टूबर भी नहीं लेंगे। तो फिर कितना दिन हो गया, 6 मंथ्स। कौन सी वाली मशीन का, ये जो सेल हो रहा है उसका 6 मंथ्स का डिप्रिसिएशन। तो 80,000 वाले यहाँ पर लाइन पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर 2000, कितना हो जाएगा 20, पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 6 मंथ्स का। तो कितना हो जाएगा 64,800 पे 3240, 3240, तो 3240। ठीक है,
अच्छा 6 मंथ्स का लगाना है, मतलब 64,800 इंटू कितना करोगे, 10% इंटू 6/12 पे कर सकते हो, या फिर 5% करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख के नहीं दिखा रहे, जगह तो नहीं हो रहा है, चलो यहाँ दिखा देते हैं अगर ये वाला कंफ्यूजन हो जाए तो 6/12। ठीक है, अब माइनस करते हैं, देखते हैं कितना वैल्यू बच रहा है। 560, ठीक है, ये वैल्यू बच रहा है सेल करते वक्त, और सेल कितने से हुआ, 45,000। तो अगेन क्या हो गया, लॉस। तो कितना लॉस हुआ, 16,560 का हो गया है लॉस, और ये मशीन हमारे पास से चला गया। तो ये पूरा हमारा 1 अक्टूबर का ट्रांजैक्शन जो भी हुआ उसका कैलकुलेशन हुआ, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ। 1 अक्टूबर को और एक ट्रांजैक्शन हुआ है, उसी दिन को सेम एक मशीन परचेस किया गया है जिसका कॉस्ट था 1,58,000। ये देखो, जिसका कॉस्ट था 1,58,000। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो मैंने 1 अक्टूबर डेट दे ही रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,58,000। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग यहाँ पर परचेस का कर लिया, अब हम लोग आगे जा रहे हैं। आगे जाके हमें क्या करना है, क्या आ गया, ईयर एंड। ईयर एंड में मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अच्छा, डेप्रिसिएशन कौन से मशीन पे होगा, ये वाला मशीन जो अभी खरीदा, और कौन से मशीन पे होगा, 11,20,000 वाला, क्योंकि ये मशीन तो हमारे साथ चल रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने 2 मशीन दिखा दिया था, मशीन 1 मशीन 2, यहाँ भी था मशीन 1 मशीन 2। ठीक है, फिर यहाँ पर मशीन 1 माइनस हो गया, लेकिन मशीन 2 रहा, और मशीन 3 नया एड ऑन हुआ। ठीक है, तो 2 मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, मशीन 2 पे और मशीन 3 पे। मशीन 2 पे कितने दिन का लगेगा, मशीन 2 मतलब ये वाला, हाँ मतलब फुल ईयर। ठीक है, और ये जो नया वाला परचेज हुआ इस पे कितना, 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये वाले पे फुल ईयर, ये जो मेरा 11,20,000 वाला चल रहा था इस पे तो फुल ईयर। तो फुल ईयर का डेट कौन सा लगेगा, 31 मार्च 2021। तो कितना हो जाएगा, इस पे लगाना है 10%, तो 90,720 होना चाहिए। अब माइनस करने से देखो कितना आएगा, $8,16,480। ठीक है, ये वैल्यू बच गया। और इस पे भी सेम डेट पे लगेगा, इस पे भी सेम डेट पे लगेगा डिप्रिशिएशन। ये 6 मंथ्स का हो जाएगा। ठीक है, 6 मंथ्स का यानी 158 इंटू 10% इंटू 6/12, मतलब 5% लगाओ ना, आंसर आ जाएगा 7,900। बचा हुआ वैल्यू 1,50,100। ठीक है, 1,50,100। अच्छा, अब एक काम कर सकते हो, इसको और भी अच्छे से करने के लिए, मतलब वहां हम लोग को ऐड करना पड़ रहा है ना बार बार, तो हमारा डिप्रिसिएशन कितना बार लगेगा, एक बार 31 मार्च पे, एक बार 31 मार्च 19, 20 और 21 पे। तो यहाँ पर लिखो 31 मार्च 19 का डिप्रिसिएशन, यहाँ टोटल करके लिख लो। देखो डिप्रिसिएशन कितना आएगा, तुम लोग ये वर्किंग देख के बताओ, 88,000, ऐसे नहीं, হ্যাঁ ঠিক আছে, এসো বসো, হ্যাঁ ভেতরে চলে এসো। अच्छा 8,000 और कितना है, 1,12,000, बस ये दो ही होगा। तो 8,000 प्लस 1,12,000। ठीक है, अच्छा कितना हो रहा है टोटल, देखो 1,28,000। ওখানে বসতে পারেন, এখানে বসে পড়েন, এখানে कितना हो रहा है, 1,00,000, ঠিক লিখেছি 1,12,000 না কত হচ্ছে, আমি ভুল লিখে ফেললাম কথা বলতে বলতে। 20, अच्छा ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद डिप्रिसिएशन कौन सा निकाले, 31 मार्च 20 का। ठीक है, 31 मार्च 20 का, तो कितना हो जाएगा, बोलो 31 मार्च 20 में कौन कौन सा डिप्रिसिएशन लगेगा, 7,000,
200 100,800 ये वाला 20 का, और 20 पे कुछ लग रहा है नहीं, ठीक है। तो टोटल लगाओ कितना हो रहा है 1,08,000। हम ये भूल अमाउंट ऐड कर लो बेटा 7200,100,800 তো অ্যাড করলে কত আসবে এটাই আসছে ও এটা 1,08,000 1,08,000 ঠিক আছে 31 मार्च 21 कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन 21 का देखो कितना है 7,900 और कितना है 90,720 और यहाँ पर बस ये तो था नहीं, ये तो बिक गया था, इसका तो पहले ही हम लोगों ने, अच्छा इसका मैंने नहीं लिया ना 20 में, देखो 20 में और एक डिप्रिसिएशन आना चाहिए, ये वाला भी आएगा ना, देखो मैंने 20 का डिप्रिसिएशन कौन सा लिया, ओ अच्छा এটা তো এটাতে আসবে, हाँ ठीक है चलो इसमें सबसे पहले यही वाला लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा 3240, उसके बाद कौन सा आएगा 90,720 और उसके बाद कौन सा आएगा 7,900, चलो ऐड कर लो देखो कितना आता है। 3 डिप्रिसिएशन होगा ना जिस साल सेल हो रहा है, ये देखो ना 3 डिप्रिसिएशन होगा, मेरा लाइन लगाया हुआ है, एक 6 मंथ 6 मंथ 12 मंथ परचेज वाला, और ये टोटल करो परचेज जो सेल हुआ और जो कंटिन्यू हो रहा है, टोटल करो बोलो कितना होगा 1,01,860 और 0 एस्पेक्ट, सही तो अच्छा अच्छा 1,01,860 चलो ठीक है, टोटल कर लिया हम लोगों ने, और जो है हम लोग का बैलेंस वाला भी टोटल कर लेंगे, तो ठीक है छोड़ो ये कर लिया ना, बैलेंस वहां पर कर लेंगे कोई बात नहीं, अब इसका अकाउंट बनाओ चलो, अब थोड़ा सा जल्दी होगा, चलो मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट बनाओ, ठीक है ये बनाओ तुम लोग, ठीक है एक सेकंड हम सर को थोड़ा बोल देती हूँ। अनुराग जी जाना सेकंड से करना। अच्छा सबसे पहला डेट कौन सा लगेगा 1/4/18 1/4/18 बैंक परचेज, ठीक है तो कौन सा वैल्यू लिखेंगे, देखो क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन सब टोटल कर लिया, तो तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट 12 लाख भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि मैंने वर्किंग नोट में ज्यादा मेहनत किया है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेंगे 12 लाख, ठीक है। अच्छा अब 31 मार्च 19 को डिप्रिसिएशन लगाओ, अब देखो 31 मार्च 19 का डिप्रिसिएशन कितना है, हाँ ये देखो ये किया हुआ था ना, तो अब करना नहीं पड़ेगा 1,20,000, अब बैलेंस को ना बाई बैलेंसिंग फिगर करके भी, मतलब माइनस करके भी तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, वहां पर भी टोटल कर सकते हो, बाकी माइनस करके भी निकाल सकते हो, जैसा ठीक लगे 10,80,000 ठीक है 10,80,000 हो जाएगा। अच्छा अब ये 10,80,000 यहाँ पर भी तुम लोग रीचेक कर सकते हो 10,80,000 हो रहा है कि नहीं, ये देखो 72,000 और ये वाला, ये दोनों मिलाने से कितना हो जाएगा 10,80,000 ही होगा, ये देखो 1,008 और उसके पीछे 3 जीरो और ये हो गया 72,000, तो 0,0,0 हुआ 10,80,000, क्योंकि अगर कोई वैसे कर रहे हो फिर बोलोगे कि एक बार ऐसे एक बार वैसे ही सीखो, ये लिख लिया ना, तब ये तो माइनस करके ही आ जाएगा, उसमें उतना मेहनत क्यों करें हम। अच्छा अब इसका ब्रॉड डाउन करो 1,490 टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा वही 10,80,000, ठीक है। अच्छा फिर 31 मार्च कब का डिप्रिसिएशन लगाओगे 20 का, ठीक है कितना डिप्रिसिएशन लगेगा, देखो हम लोगों ने ना कैलकुलेट कर रखा है, तो वहां से लिख लेंगे ना
ये देखो कितना 1,08,000, हाँ 108,000, ठीक लिखा है देखो, 00 के चक्कर में मेरा गलत ना हो जाए, हाँ ठीक है। अच्छा अब और तो कुछ था नहीं, अब बैलेंस निकाल लो, बाई बैलेंस शीट। नाइन लैख 9,72,000 बैलेंस करने से आ जाएगा, 9,72,000 बैलेंस करने से आ जाएगा, ठीक है। और अगर बैलेंस कोई नहीं कर रहे हो तो क्या टोटल लगाओगे, ये वाला लगाओगे और ये वाला लगाओगे, देख लो 90,72,00 और 6,48,00 टोटल करते हैं, 8 2 10, 7 और 1 8, 8 और 4 9,72,000। अगर कोई टोटल करके देख रहे हो तो वो भी ठीक है, देखो 9,72,000 तुम लोगों को भी मिलेगा अगर कोई टोटल करके करो। अब फिर से ब्रॉट डाउन कर देंगे, 1,4 कौन सा होगा, 1,420, 9,72,000, ठीक है। अच्छा ये हम लोग कौन से ईयर में आगे पता है, यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 110 में क्या होगा, एक मशीन का परचेस होगा, एक का सेल। तो सबसे पहले मुझे 110 का ट्रांजैक्शन यहाँ पर भी लिख के दिखाना चाहिए, तो हम 110 का लिख ले सबसे पहले, यहाँ परचेस लिख लेते हैं क्योंकि डेबिट साइड ही लिख रहे हैं, तो हम परचेस को लिख लिए, ठीक है। परचेस हो रहा है 1,58,000 का, और इसी डेट पे मैंने सेल भी कर दिया था पुराना वाला मशीन। तो पुराने वाले मशीन को अलग ही दिखाना है, उसका डिप्रिशिएशन, उसका सेल वैल्यू और उसको सेल करके प्रॉफिट लॉस। तो बाई क्या लिखेंगे, डिप्रिशिएशन, और यहाँ पर हाइफन देके लिख दो कि मशीन सोल्ड, तो पता चल जाएगा बिकने वाले मशीन का लिखा गया है। तो अब उसको ना यहाँ से देख लो कितना है, 3,240, 3,240, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद हम लोगों ने इसको बेच दिया 6 महीने यूज करने के बाद इस साल में, तो बाई बैंक सेल प्रोसीड। अच्छा कितने में सेल किया, लिखा हुआ है देखो 45,000, लिखो बाई बैंक बोल के यहाँ 45,000। और जो लॉस हुआ उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाई पीएल लॉस ऑन सेल, वो कितना होगा, लॉस ऑन सेल हो जाएगा हम लोग का 16,560, ये भी कैलकुलेट किया हुआ ही है, 16,560। तो पहला मशीन जो हमारे पास से चला गया उसका पूरा डिटेल्स लिख लिया हम लोगों ने। अब हमारे पास दो मशीन बचा है, एक ओल्ड वाला जो हमारे पास स्टार्टिंग से था, और एक अभी हम लोगों ने जो नया खरीदा। तो डिप्रिशिएशन कब लगेगा, 31 मार्च 21, ठीक है। तो बाई डिप्रिशिएशन, अब यहाँ पर ना दो मशीन का डिप्रिशिएशन आना चाहिए, मैंने बाई चांस यहाँ पर इसको भी एड ऑन कर दिया था 3,240 को, ये जब मैंने तुम लोग को नोट्स लिखवाया, तो क्योंकि हम लोग 3,240 अलग से दिखा रहे हैं, तो फिर सिर्फ दोनों अमाउंट को ऐड करो, ठीक है। मतलब इस वर्किंग नोट को ना ऐसे कर लो, यहाँ से 3,240 को हटा दो, तो तुम लोग के लिए करने में आसान हो जाएगा। यहाँ से 3,240 को हटाओ, देखो कितना आता है, 98,620, ठीक है। क्योंकि वो तो हम लोग अलग लिखते हैं क्योंकि उसका डेट ही अलग है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, इस बीच में ना, इस बीच में यहाँ पर ऐसा एक लिख सकते हो तुम लोग, देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने सीक्वेंस लिखा ना, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये फोर्थ हो जाएगा, और थर्ड नंबर पे हम लोग का कौन सा आएगा पता है, ये वाला इंडिविजुअली आ जाएगा, 110 20 बोल के 3,240, ठीक है। सीक्वेंस मैंने नंबर लिख दिया 1 2, ये 3 और ये 4th नंबर पे आ जाएगा 98,620। अब इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। ये डिप्रिशिएशन हो गया, फिर वही वर्किंग नोट नंबर 1 से हमें मिल गया, और बाकी अभी बचे हुए वैल्यू बाई बैलेंस सीडी, बचा हुआ वैल्यू कौन कौन सा होगा, अब माइनस करके देखोगे तो अब इसमें टाइम लगेगा, देखो क्योंकि इतना सारा एडिशन करना पड़ेगा। बाकी एक बार मैथ्स हम लोग कर लेंगे, लेकिन हम लोग कैसे देख सकते हैं, देखो ये तो हमारे पास था ही नहीं, हमारे पास 31 मार्च 21 ये वाला बैलेंस और ये वाला बैलेंस, ये दोनों को टोटल करने से जितना आएगा उतना ही होना चाहिए, ठीक है। 8,16,480 प्लस 150 100 कितना हो जाएगा, 966,580, ठीक है। तो बैलेंस भी करोगे ना तो इतना ही मिल जाएगा,
966 580। अब तुम लोग चाहो तो बैलेंस भी कर सकते हो, लेकिन बैलेंस करने में इसमें क्या होगा, इतना सारा डेटा है, टाइम लगेगा, तो वहां से देख के लिख सकते हो। अब देखो डिपेंड करता है कि कितना सही तुम लोगों ने ये किया है। ये सही होगा तभी ना यहाँ पर मैच होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है? 98620, 16560, 45,000, 324, 11,30,000। एक बार एग्जाम में जरूर चेक कर लेना है, बाई चांस उधर गलत हुआ तो यहाँ पता चल जाए। ठीक है, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, माइनस करते हैं 1,58,000। ठीक है, 9,72,000। अब इसी क्वेश्चन को हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से करने बोला है, तो हम पहले तुम लोग को मेथड बता देते हैं। अभी जितना टाइम है उतने में हम लोग मेथड ही सीख सकते हैं कि मेथड क्या है, फिर तुम लोग उसको होमवर्क में ट्राई कर सकते हो कि अगर हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो हेडिंग करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का मतलब क्या होगा, देखो तो हम एक एग्जांपल देते हैं कैसे करके होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन, परचेज फिक्स्ड एसेट फॉर ₹1 lakh, depreciation at the rate of 10% per annum on SLM। हम एक बार SLM से दिखाते, बाकी WTB होगा तो WTB में भी तुम लोग कर सकते हो फॉर 2 ईयर। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट सॉरी प्रोविजंस अकाउंट मेंटेन नहीं होता है तो क्या एंट्री होगा, इफ नो प्रोविजन अकाउंट मेंटेन, if प्रोविजन अकाउंट मेंटेन। पहले हम एंट्री बता देते हैं। देखो एंट्री बताने से तो तुम लोग जर्नल से लेजर पोस्ट कर ही लोगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने दिया है उसके हिसाब से सबसे पहले मुझे बोलो, अगर हम लोग पहले ये वाला करते हैं, ये तो हम लोग कर चुके हैं ना, तो यही वाला बोलो। मशीन परचेस किया तो एंट्री क्या होगा, सॉरी फिक्स्ड एसेट परचेस किया तो एंट्री क्या होगा, मतलब फिक्स्ड एसेट टू बैंक या कैश जो भी लिखना चाहते हो 1 लाख। ठीक है, अच्छा अब बोला है कि 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो फर्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो क्या एंट्री करोगे, फिक्स्ड एसेट 10% करके SLM बोला है तो कितना लगेगा 10,000, तो लिखो। अच्छा अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज कर देते हैं, PL में, तो लिखते क्या है, PL डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब तुम लोग बनाओ एक बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में ये पूरा जो भी ट्रांजैक्शन दिखा है उसमें क्या अपीयर करेगा, कैसे अपीयर करेगा। इसके बाद क्योंकि ईयर एंड हो रहा है तो बैलेंस शीट तो बना ही सकते हैं। बैलेंस शीट में बोलो क्या क्या लिखना चाहिए मुझे, ये जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग। हाँ कितना लिखेंगे, 1 लाख, फिर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 10,000, तो कितना दिखेगा एसेट का वैल्यू 90। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर, अगर मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन होता है तो फर्स्ट ईयर क्या एंट्री होगा, एसेट परचेज का वही एंट्री होता है, वही होगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। अच्छा फिर डेप्रिसिएशन लगेगा, अब यहां से चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर डेप्रिसिएशन लगेगा तो एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड एसेट में हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। यहाँ ये मेथड हमें क्या बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट में नहीं दिखा के एक अकाउंट बना लो जहां पर हम लोग सारे डेप्रिसिएशन को डालते जाएंगे। ठीक है, सारे डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, डालते जाएंगे। जैसे अगर तुम लोग अपना सेविंग्स करते हो, रोज रोज मान लो 50-50 रुपए करके जमा कर रहे हो, तो वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, डेप्रिसिएशन के लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम ही होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर लिखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है,
तो डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड एसेट में चार्ज नहीं करके इसको सेपरेटली हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा अभी देखने से समझ में आएगा। देखो इससे अमाउंट में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, इससे क्या अमाउंट में कोई चेंजेस होगा नहीं, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखो, फिर यहाँ पर पीएल में चार्ज करेंगे तो एंट्री क्या होगा, पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू डेप्रिसिएशन, नहीं डेप्रिसिएशन ही होगा, ठीक है। पीएल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन होगा। प्रोविजन तो ऑलरेडी क्रेडिट है, अगर फिर से प्रोविजन लिखेंगे तो दोबारा क्रेडिट नहीं हो जाएगा। ये प्रोविजन तो हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। कैसे क्रिएट किया, डेप्रिसिएशन से क्रिएट किया, ठीक है। डेप्रिसिएशन के वैल्यू को प्रोविजन में ट्रांसफर कर दिया, तो पीएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन हो गया। अब अगर यहाँ बैलेंस शीट बनेगा तो वो देखने में कैसे होगा, अब बोलो। फिक्स्ड एसेट कितना दिखेगा, 1 लाख, और ফিক্সড অ্যাসেট লিখবো আর তারপরে লেস করব অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন অ্যাকাউন্টে যে ব্যালেন্সটা থাকবে ওটা লেস করে দেব। हाँ, तो देखो एक्यूमुलेटेड मतलब, हाँ इसका और एक नाम भी होता है, इसको हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर बार डेप्रिसिएशन ऐड होते जाएगा। अभी सेकेंड ईयर का करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऐसे लेस करेंगे, ऐसे, ये देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल के कितना दिखाएंगे, 10,000, तो कितना आ जाएगा 90,000, ठीक है, 90,000 आ गया। अच्छा, अब तुम लोग को लग रहा है तो दोनों में फर्क क्या है, हाँ फर्क देखो, सिर्फ तुम लोग को फिलहाल तो लैंग्वेज का ही फर्क दिखेगा कि इधर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ, इधर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब हम लोग जब सेकेंड ईयर वाला करेंगे तो पता चलेगा। देखो सेकेंड ईयर में फिर से एंट्री करो, अच्छा सेकेंड ईयर में इधर इधर एंट्री क्या होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। लिखो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, अमाउंट भी सेम होगा क्योंकि मैंने एसएलएम मेथड ले रखा है, ठीक है। तो लिखो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है, टू फिक्स्ड एसेट 10,000। हाँ, फिर पीएल टू डेप्रिसिएशन 10,000। अब अगर बैलेंस शीट बनेगा तो वो कैसे देखने में लगेगा, अब बनाओ बैलेंस शीट खुद, अब बोलो कैसे दिखेगा, हाँ कितने का, हाँ 90। अब फिक्स्ड एसेट कितने का दिखाएंगे, ये वाला 90,000 का दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये वाला मेथड हमें क्या बोल रहा है कि जो अभी जो ये जो WDV आया, जो रिटर्न डाउन वैल्यू आया, वही मुझे नेक्स्ट बार यहाँ पर दिखाना है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब एसेट का वैल्यू कितना बचेगा 80,000, ठीक है, एसेट का वैल्यू बच गया 80,000। अब ये सेम चीज अगर हम लोग प्रोविजन वाले केस में करते हैं तो कैसा दिखेगा, देखो। तो यहाँ पर फिर से क्या एंट्री करेंगे, डेप्रिसिएशन तो चार्ज करेंगे लेकिन हम लोग इसको एक सेपरेट अकाउंट में डालेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना हो जाएगा 10,000। अब जब डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक्चुअली देखो प्रोविजन कहाँ से क्रिएट होता है, बोलो प्रोविजन, तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते होगे 11 12 में किए होगे, प्रोविजन कहाँ पर बनाते हैं, पीएल से। इसका भी हाँ प्रॉफिट, तो इसका भी देखो नेट वही हो गया। देखो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कैंसिल आउट, क्या बना, पीएल डेबिट टू प्रोविजन बन गया। अब इसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा वो देखो, इसका बैलेंस शीट कैसे बनेगा ये, अब ये देखने में कैसे होगा। अब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट तो ऑब्वियसली आएगा, लेकिन फिक्स्ड एसेट कितना लिखेंगे, बोलो कितना लिखेंगे, नहीं, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट कितना लिखना पड़ेगा, 1 लाख ही लिखना पड़ेगा। अब ये मेथड का नाम ऐसा क्यों है वो भी हम बताते हैं, देखो 1 लाख, ठीक है। लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अभी अभी तुम लोग बोल रहे थे कि इसको हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते थे, तो अब तक इस एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है परचेज से लेके आज तक, कितना 20। तो यहाँ पर एक्यूमुलेट करेंगे 10,000 प्लस कितना हो जाएगा 10,000, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 20,000, ठीक है। तो मेरा वैल्यू कितना दिखेगा
दिखेगा वही, लेकिन दिखाने का तरीका अलग है। देखो मेथड चेंज होने से थोड़ी ना कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। मेथड चेंज कर देंगे तो एसेट का वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, मतलब प्रोविजन वाला मेथड। वैसे एसएलएम डब्ल्यूटी भी करोगे तो वैल्यू चेंज होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, ये हमें बोल रहा है कि बचे हुए वैल्यू को दिखाते जाओ। यहाँ भी 80 दिखेगा, यहाँ इसमें और इसमें फर्क क्या है, ये मेथड में मुझे अपना एसेट का हमेशा कौन सा वैल्यू दिखेगा, ओरिजिनल कॉस्ट। इस वजह से ये किया जाता है। लेकिन मुझे बोलो क्या ये ओरिजिनल कॉस्ट है, नहीं, ये कौन सा है, डब्ल्यूटीबी। इसके बाद बनाओगे तो कितना लेके बनाओगे, 80, फिर इसमें से कितना लेस करोगे, 10। लेकिन इसका इसके बाद का बैलेंस शीट बनेगा तो कितना लिखोगे, 1 लाख, और इससे माइनस कितना लगाओगे, और 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा। दिखेगा दोनों में सेम, ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग अलग दिखेगा, लेकिन ये मुझे ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब अगर कोई चाहता है कि मुझे मेरा ओरिजिनल कॉस्ट ऑलवेज दिखता रहे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसे कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेथड फॉलो करना चाहिए। और कोई अगर बोलेगा मुझे जरूरत नहीं है, तो वो अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करेगा कि क्या क्या मेथड को लोग फॉलो करना चाहते हैं, किस तरीके का मेथड फॉलो करना चाहते हैं। और ये देखो ये ऐड होते जाता है ना एक के बाद एक, इसीलिए इसका दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, 80 दिखेगा, यहाँ भी 80। और अभी देखो अभी के रूल से क्या होता है ना, प्रोविजन को इधर दिखाते हैं, लेकिन पहले बैलेंस शीट में क्या होता था ना, हम लोग प्रोविजन को किधर दिखाते थे, मतलब ये प्रेजेंटेशन का तरीका भी ऐसा कर दिया है। पहले प्रोविजंस को हम लोग किधर दिखाते थे, लाइबिलिटी। जैसे देखो ना, डेटर का प्रोविजन तुम लोग क्या करते हो, डेटर से माइनस करके लिखते हो कि नहीं, लेकिन बहुत पहले इसको इधर लिखा जाता है, क्योंकि प्रोविजन लाइबिलिटी होता था, इधर नहीं लिख के इधर क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो अगर ऐसा होता था तो ये ऐसा दिखता है, ये देखो 20,000 और इधर फिक्स्ड एसेट, मतलब ये और भी अच्छे से समझ में आता है कि मेरा ओरिजिनल कॉस्ट ही दिखता जाएगा। मतलब इधर हर बार जितना लिखेंगे कितना आएगा, 1 लाख, और इधर मेरा कितना आते जाएगा, प्रोविजन ये आता जाएगा। अब ये और ये मतलब बैलेंस शीट को टोटल करोगे तो इसमें भी तो इम्पैक्ट मेरा कितने का आएगा, 80,000 का ही आएगा। ठीक है, और इधर मेरा नेट 80,000 का आएगा। लेकिन हम लोग को यही वाला फॉलो करना है, हम लोग को वो उधर क्रेडिट साइड नहीं लिखना है, क्योंकि प्रोविजन हमें इसी तरीके से लिखने के लिए अभी बोला जाता है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो इस मेथड का मेन चीज ये हो गया कि जब हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो डिप्रिसिएशन को एसेट में चार्ज नहीं करके यहाँ करेंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एसेट का वैल्यू कम नहीं हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, लेकिन डिप्रिसिएशन को हम लोग अलग से दिखा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हर बार मुझे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट दिखेगा और टोटल वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन दिखेगा। इसमें मुझे क्या दिखता है, ओनली ड्यूरिंग द ईयर का डिप्रिसिएशन और ऑन दैट मोमेंट ब्रॉट डाउन वैल्यू दिखेगा। ठीक है, और मुझे अगर पहले का वैल्यू देखना है तो मुझे उसके आगे साल का बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, लेकिन ये बैलेंस शीट मुझे एकदम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का बताते जाएगा जितना बार बनेगा। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट कि अगर एसेट सोल्ड हो जाता है, मतलब अगर हम लोग एसेट को सेल कर देते हैं तो फिर प्रोविजन वाले केस में एंट्री कैसे होता है। ये वाला एंट्री तो तुम लोग को पता है, इसमें कैसे एंट्री होगा अगर सेल हो गया तो, बोलो कैसे एंट्री होगा, এখনই তো ম্যাম হ্যাঁ ব্যাংক কোয়েশ্চেনটা কি বললেন? কোয়েশ্চেনটা আমি বললাম যে আমরা যদি সেল করে দিই কোনো অ্যাসেট, তাহলে এইখানে কিরকম এন্ট্রি হবে, এখানে কিরকম হবে। তো নো প্রভিশন অ্যাকাউন্ট মেইনটেইন করে তো আমরা করলাম এক্ষুনি, তো সেলের এন্ট্রি হলো না। बैंक पीएल टू एसेट, अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, बैंक पीएल डेबिट टू एसेट। ठीक है, ये हो जाएगा इन केस ऑफ लॉस। और अगर प्रॉफिट हुआ तो बैंक टू पीएल, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट टू एसेट। हाँ टू पीएल टू एसेट, ये हो जाएगा। लेकिन प्रोविजन में क्या होगा वो सीखना है, ये तो तुम लोग को पता है, इसीलिए इसको मैंने थोड़ा जल्दी लिख लिया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें और एक अकाउंट मेंटेन होता है। ठीक है, इसमें ना और एक अकाउंट मेंटेन होता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन करते हैं और अगर एसेट सोल्ड हो जाता है। ठीक है, लिखो इन केस ऑफ सेल, ये तुम लोग को लिख लेना चाहिए क्योंकि ये नहीं पता है ना। इन केस ऑफ सेल हम लोग क्या कर सकते हैं, एसेट डिस्पोजल, एसेट डिस्पोजल अकाउंट इज मेंटेन्ड। ठीक है, अगर देखो ये बिना मेंटेन किए भी किया जा सकता है। ठीक है, बिना मेंटेन किए भी होता है, लेकिन अगर हम लोग सेपरेटली कोई एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं तो ये अकाउंट के नाम से ही पता चल रहा है एसेट को डिस्पोज्ड, यानी अगर हम लोग हटा देते हैं जो भी रीजन हो, तो उसमें हम लोग का कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो देखो जो भी एसेट डिस्पोज होता है उसमें हमें क्या क्या सोचना पड़ता है कि एसेट हम लोगों ने कितने से खरीदा था। ठीक है,
फिर हम लोगों ने उस पे टोटल कितना डिप्रिसिएशन अभी तक चार्ज किया, और उन दोनों का गैप से ही तो हमें पता चलेगा कि जब बेचने जा रहे हैं तो एसेट का हमारा बुक वैल्यू कितना है। और बेच यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पर हम लोग जो प्रॉफिट लॉस निकाल रहे थे वो कैसे निकाल रहे थे, ये वाला एसेट, तो ये वाला एसेट का टोटल डिप्रिसिएशन जो हुआ, ठीक है, वो माइनस करने से ही तो मेरा ये वाला आएगा। फिर मैंने क्या देखा कि कितने में बिका, अब बिकने के बाद प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है, तो उसी चीज को मुझे यहाँ लिखना है, लेकिन एसेट डिस्पोजल अकाउंट के थ्रू से लिखना है, तो इसके बाद लिखेंगे, ठीक है, हम पीछे लिख रहे हैं क्योंकि मेरा जगह नहीं है, तो लिखो यहाँ पर, देखो क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बैंक, ये तो डायरेक्ट मेरा सेल का एंट्री कर दिया है मैंने, यहाँ लिखो एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट, ठीक है, एसेट क्या हो जाएगा, एसेट क्रेडिट, मतलब मेरे पास से एसेट चला जा रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट सेल का एंट्री नहीं कर रहे, हम पहले जो एसेट बेचेंगे उसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, एसेट डिस्पोजल, ठीक है। अब करो वो सेल वाला एंट्री, अब करो इसमें सेम एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब इसमें दो कंडीशन इसमें भी हो सकता है, पीएल डेबिट भी हो सकता है, अगर लॉस हुआ हम एक ही साथ दिखा देते हैं, या फिर पीएल मेरा क्या हो सकता है, क्रेडिट भी हो, ये दोनों चीज एक साथ नहीं होगा, हम जस्ट बोल रहे हैं कि दोनों एंट्री, मतलब ऐसा मत सोच लो कि दोनों चीज एक साथ होगा, ठीक है, ये हम कंबाइनली कर दे रहे हैं, देखो अगर लॉस हुआ तो ये होगा, ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ तो ये होगा, और टू क्या हो जाएगा, टू फिर एसेट नहीं लिखेंगे, देखो क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एसेट को मैंने क्या कर दिया था, एसेट डिस्पोजल, अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, इसको खोला क्यों था, इसको ओपन क्यों किया था, ताकि हम जो एसेट को बेचेंगे उसका डेटा दिखा सके, अब जब मेरा पर्पस ही फुलफिल हो गया तो इसको बंद कर दूं, ठीक है, टू एसेट डिस्पोजल हो जाएगा, ठीक है, टू एसेट डिस्पोजल हो जाएगा, और ये दोनों चीज, ये इन केस ऑफ लॉस, ठीक है, ऐसे लिख लो, नहीं तो सोचोगे इन केस ऑफ लॉस हुआ तो ये बनेगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो ये इन केस ऑफ प्रॉफिट, दोनों चीज एक साथ नहीं होगा, ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐसे होगा, तो अगर हम लोग एसेट डिस्पोजल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो ये एंट्री होगा। अब क्या क्वेश्चन में हमें बता देगा एसेट डिस्पोजल मेंटेन करना है कि नहीं करना है, देखो अगर क्वेश्चन बता देगा तो वैसे फॉलो करेंगे, अगर नहीं बताएगा तो तुम लोग एसेट डिस्पोजल ओपन करके कर सकते हो, ठीक है, तो नॉर्मली एसेट डिस्पोजल हमें ओपन कर लेना चाहिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं। अब तुम लोग एक काम कर सकते हो, आज तो और नहीं हो पाएगा, ये जो इलास्ट्रेशन 8 था इसमें तो हमें दोनों तरीके से ही करने बोला था, तो अब तुम लोग इलास्ट्रेशन 8 तो नॉर्मल कर चुके हो, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके इसका होमवर्क कर सकते हो, ये वाला हम दे देते हैं, अगर कर पाओ तो ट्राई करके देख सकते हो, इलास्ट्रेशन 8 पॉइंट बी का ये वाला, ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं। पार्ट बी का होमवर्क कर लो।